हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा चैप्टर वन शॉट में, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसका क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर हमने पढ़ी है, बट एनालिसिस क्या मतलब? अब क्या करना है इसमें एक्स्ट्रा? क्योंकि हमने पिछले ही क्लासेस में कुछ वन शॉट दिए थे जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी नाम का एक चैप्टर कराया था। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता है, लेकिन उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनको किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से उनका एक्चुअल मीनिंग निकालना है अकॉर्डिंग टू द यूजर, तो वो सीखना है। उसको एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मीनिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन। हम क्या कर रहे हैं भाई? क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी होती है, अलग अलग चीज़ें दी होती है। जैसे अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो करंट असेट, नॉन करंट असेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, ये सारी चीज़ें दी होती है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको सही से आकलन करना, अच्छे से क्रिटिकली पूरा निचोड़ डालना। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, किस लिए? ताकि हम उसको समझ सकें अच्छे से, मतलब हर एक रूप समझ पाएं, हर एक मतलब निकाल पाएं। एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो जो भी फर्म ऑपरेशंस कर रही है उससे रिलेटेड जो भी हमें डिसीजन लेना है वो हम ले पाएं। कैसे? समझ करके। क्या समझ करके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करके। ठीक है, तो ये मतलब निकलता है। और अगर हम बात करें शॉर्ट में स्पेसिफिकली, तो ये एक स्टडी है जिस जो हमें क्या बताते हैं? रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्ट एंड फिगर्स। तो अलग अलग फैक्ट और फिगर्स के बीच में हमें ये रिलेशनशिप बताती है। एनालिसिस मतलब कि भाई किसका किससे क्या रिश्ता, क्या कहलाता, वही वाला। ठीक है, तो वो चीज़ समझाती है हमें ये। ठीक है, जैसे हम बात करें COGS और नेट प्रॉफिट, फिर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का सेल से क्या रिलेशन बनता है, कितनी सेल होती है तो कितना नेट प्रॉफिट होता है, सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि क्यों हमें ज़रूरी है, कि मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी चाहिए, क्या पर्पस है, उद्देश्य क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। टू प्रेजेंट द कम्प्लेक्स डाटा इन सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। क्योंकि देखो हमें समझना ही तो है, और जो भी देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो हर एक इंसान को नहीं आती है, तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे। सिंपल सी बात है भाई, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर बनने के लिए ये तो नहीं है ना सिर्फ कॉमर्स लेना, जो लेगा वही आगे चल के इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसको तो भाई पता होना चाहिए। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस मतलब क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है चीज़ों को, और उसके लिए पहले सिंप्लीफाई कर दो। टू जज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, इससे हम क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम जज कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ फर्म। ओके, टू मेजर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इससे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी दोनों को ही निकाल पाते हैं। टू मेजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, इससे हम क्या करते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल पाते हैं। टू कंपेयर इंट्रा फर्म पोजीशन, फर्म को खुद से ही कंपेयर कर सकते हैं सर, खुद से कंपेयर करना, हाँ बेटा पिछले साल कैसा करा, इस साल कैसा करा। ठीक है, तो खुद से कंपेयर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म पोजीशन को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंटर फर्म पोजीशन कंपेयर कर रहे हैं हम किसको बेटे? इंटर फर्म पोजीशन को, कि हमारे जैसा ही एक और इस इंडस्ट्री में बिजनेस है तो वो कैसे काम कर रहा है, वो उसका क्या कहते हैं, उसकी सेल्स कैसी है, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, तो उसको अपने आप से कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं स्टील इंडस्ट्री में काम करता हूं, तो एक और कंपनी है जो स्टील में डील करती है, तो मैं उससे ही तो कंपेयर करूंगा। तो वो कोई और सी कंपनी है, मैं कोई और सी। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? अपने आप से बाहर निकल के, खुद से कंपेयर नहीं कर रहे। अब हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटर फर्म। ठीक है, इससे हम पैटर्न पोजीशन विद इन द इंडस्ट्री समझ पाते हैं कि भाई पैटर्न पोजीशन क्या है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं, चल रही हैं। टू असेस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरप्राइज, और भाई फ्यूचर देखना आ जाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब अंदाजा लगा पाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। और अगर आपको थोड़ा सा आगे चल करके आप अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
अकाउंटिंग रेशियो रेशियो एनालिसिस है, और रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ही पार्ट है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी देखने को मिल रही होंगी। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और पहली पहली बार पढ़ रहे हो फिर तो भाई दिमाग में एकदम फिक्स करा के ही भेजूंगा, टेंशन मत लो। फिर आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टाइप्स के बारे में बात करें तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से दो दो टाइप है, ठीक है। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक्सटर्नल एनालिसिस होगा और इंटरनल एनालिसिस होगा। यानी यूजर कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक। अगर नहीं पढ़ा तो फिर से याद दिला देते हैं। जैसे ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, ये सब कौन है, इंटरनल यूजर्स हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा, इंटरनल एनालिसिस करेंगे। इनके एनालिसिस में क्या अलग बात होगी, इनके एनालिसिस में ये अलग बात होगी कि इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कंपैरिजन टू जो बाहर के लोग हैं। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि भाई यही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, अकाउंटेंट उन्हीं का है ना, उन्हीं के साथ होता है, तो वो तो भाई इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस सारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। अब इनको पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली जो बाहर के लोग हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो टैक्स वगैरह की बात अगर हम करें तो, और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, बैंकर्स हैं। तो ये लोग बाहर के लोग हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता होगी। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन पता होगी उस हिसाब से ये करेंगे। तो इनके एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो जो भी डायरेक्टर ऑडिटर की रिपोर्ट आती है वही इन तक पहुंचती है, अंदर का मामला तो भाई इंटरनल लोगों को ही पता है। फिर आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस और लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ये तो नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि भाई साल भर का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, लिक्विडिटी देख रहे हैं कि आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को, यानी करंट लाइबिलिटीज़ को अपने करंट असेट से निपटा पाएंगे या नहीं निपटा पाएंगे, ठीक है। तो सच एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डन टू एग्जामिन द लिक्विडिटी, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। तो सारी बातें शॉर्ट टर्म की है कि भाई अगर आप अभी 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 के लिए बता दो कि आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक कर रहे हैं, ठीक। और हम यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग की बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो, जब यहाँ पे देखो वर्ड्स समझना सीखो। अगर आप क्या कर रहे हैं बेटा, थियरी पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वर्ड्स देखो। अब इन्होंने प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी की बात करी, तो अगर आपको भाई ऑप्शंस दिए होंगे, सीयूटी में तो यही है प्रॉब्लम ना कि आपको ऑप्शंस दिए होते तो आप कैसे पहचानो। कीवर्ड्स देखो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, और यहाँ लिखा है फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग। तो जैसे ही फ्यूचर की बात आ गई आप समझ जाओ लॉन्ग टर्म है। अगर आपको मैं बोलूँगा इन दोनों में से बताओ लॉन्ग टर्म कौन सा है, तो कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन जब फ्यूचर की बात आ रही है दैट मीन्स फ्यूचर फ्यूचर होता है भाई, बहुत आगे तक का सोच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। फ्यूचर को हम लॉन्ग टर्म ही एक कीवर्ड मान के चलेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम स्पैन के हिसाब से देखते हैं। तो टाइम स्पैन के हिसाब से भाई क्या है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है और वर्टिकल एनालिसिस होता है। अब देखो चीज़ें ना एक जैसी होती नजर आएंगी आपको कई जगह पर। जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल ये सारी चीज़ें मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको हमेशा, कि हॉरिजॉन्टल ऐसे जो ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं ना, लेटी हुई लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। हिंदी वैसे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मन तो करता है बताने का, ठीक। तो ये वर्टिकल होता है, अगर हम इसको शेप में देखें तो वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा सर, अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये कैसे सिखाओगे। तो बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है टाइम सीरीज। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। तो बेटा अलग अलग टाइम होगा, अलग अलग टाइम होगा। ये 2012 है, मान लो यहाँ पे 2020 आ गया, ठीक। तो अलग अलग टाइम है। तो अलग अलग टाइम में हम किसको कंपेयर करेंगे, खुद को कंपेयर करेंगे। क्योंकि अगर मुझे खुद को कंपेयर करना है तो मैं अभी अपने आप को इसी टाइम फ्रेम में चेक नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग 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 ईयर्स दिए होंगे और उससे हम अपने आप को कंपेयर करेंगे कि भाई पिछले साल हम कैसे थे, उससे पिछले साल हम कैसे थे, उससे भी पिछले साल कैसे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे आती है बेटा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से आएंगी, ठीक है। और इससे हमें क्या समझ में आया कि बहुत सारे ईयर्स होंगे और एक कंपनी होगी, वो होंगे हम खुद, ठीक है। सिंपल सिंपल, बहुत आसान है, ओके। तो इसको अभी हमने पढ़ा तो था, यही तो था इंट्रा फर्म कंपैरिजन, था ना, अभी पढ़ा था हमने। तो इसको हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारे टाइम्स हैं।
तो चलो एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक एनालिसिस, इसको हम डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं। अब देखो वर्ड्स इंग्लिश कितनी ज़रूरी होती है समझना कि डायनामिक का मतलब क्या है। आपने सुना होगा क्या डायनामिक पर्सनैलिटी है, लेकिन क्या फ़ायदा उसका। आपको लगा अरे यार कुछ तो अच्छा ही बोला होगा, अरे क्या फ़ायदा भाई। डायनामिक का मतलब तो समझो। डायनामिक का मतलब तो जो चेंज होता रहे, वर्सटाइल पर्सनैलिटी है ना। तो डायनामिक, तो यहाँ पर हम इसको डायनामिक एनालिसिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात चल रही है और टाइम चेंज होता जा रहा है, इसलिए डायनामिक। तो इट इज़ अ टाइम सीरीज, देखो हर एक वर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ अ टाइम सीरीज एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ईयर, बहुत सारे साल होंगे यहाँ पे, एंड इज देयर फॉर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल डाटा टेकन फॉर दोज ईयर्स, और उन जितने भी साल की बात करी है उतने ही सालों का जो फाइनेंशियल डाटा वो लिया जाएगा, उससे कंपैरिजन किया जाएगा। इट शोज द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेवरल ईयर अगेंस्ट चूजन बेस ईयर। तो एक साल को पकड़ेंगे कि भाई 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 को कंपेयर करो 2012 से, 2020 को कंपेयर करो 2013 से, 2020 को कंपेयर करो 2015 से, ऐसे। तो हम एक बेस ईयर लेते हैं, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फिर आते हैं वर्टिकल एनालिसिस की तरफ। अब भाई टाइम सीरीज हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है, तो यहाँ पे एक ही टाइम है, ये एक ही टाइम है, तो यहाँ पे कंपनीज अलग 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 होंगी, मैनी कंपनीज। अब एक ही टाइम है और अलग अलग कंपनीज है, इसका मतलब क्या है, ये इंटर फर्म एनालिसिस होगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो टिका रहे एक ही जगह पे, स्टैटिक एनालिसिस दिस। और बेटा ये जो नाम आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रख लेना, पेपर में आ जाएंगे, MCQ 100% आते हैं। अगर MCQ इस तरह के पूछे जाएंगे तो देख लेना भाई क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें भाई देखो, इसमें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं क्या क्या आने वाला है। एक तो इस तरह के आपको पूछे जाएंगे कि बताओ डायनेमिक एनालिसिस इनमें से कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, फिर बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे। फिर क्या आता है बेटा, थोड़े बहुत न्यूमेरिक भी आते हैं इसमें से, जिसके अंदर आपको कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो भी आगे पढ़ेंगे वहाँ उससे आएंगे, ठीक है। तो ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वर्टिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, वर्टिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर ओनली। तो यहाँ पे हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर ईयर का कर रहे हैं। सच एनालिसिस इज यूजफुल इन कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ द सेम टाइप ऑफ डिवीजन और डिपार्टमेंट इन वन एंटरप्राइज। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, वन टाइप की डिवीजन या एक ही तरह का डिपार्टमेंट हो उसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी किसी भी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। सेम टाइप का डिवीजन होना चाहिए। जैसे भी एग्जांपल दिया, मैं स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, सामने वाले भी स्टील इंडस्ट्री में काम करता हो, ठीक है। अब एक मोची को एक हलवाई से कंपेयर नहीं कर सकते कि क्या इसने जूते बनाए हैं और क्या इसने लड्डू बनाए हैं। तो बेटा लड्डू पहनोगे या जूते खाओगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये चीज़ नहीं है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लिया हमने तीसरे पॉइंट को। अब चौथा पॉइंट आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। तो बेटा अभी तो पढ़ा इंट्रा फर्म और इंटर फर्म, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, फिर भी एक बार रीडिंग तो दे ही देते, समझ में तो आ चुका है, भेजे में तो बैठ ही चुका है। तो दिस एनालिसिस इज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। तो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड, सिंपल सी बात है, खुद से कंपेयर कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड चाहिए। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी ही बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो अलग अलग फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, कि हमारी सेल है, हमारा प्रॉफिट है, वो किस तरह से हमारे साथ चेंज होती जा रही है, ठीक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज। अभी देखो भाई, ये जुड़वा भाई निकला, ठीक है। ट्रेंड सीरीज भी बोलते हैं क्योंकि ट्रेंड चेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नाम ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी है। दिस एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ इंटर फर्म एनालिसिस के बारे में बात करें, ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर इंटरप्राइज, 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्राइज को हम कंपेयर कर रहे हैं, फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ये सेम अकाउंटिंग पीरियड है, एक ही साल है। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइज एज कंपेयर टू अदर कंपिटेटिव इंटरप्राइजेस ऑफ द सेम इंडस्ट्री। तो सेम इंडस्ट्री के अंदर जो कंपिटेटिव हमारी इंटरप्राइज हैं, उनके साथ हमारा क्या रिलेटिव कंपैरिजन हो सकता है कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, किस रैंक पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं लिमिटेशन की। हमने सारे तरह के टाइप पढ़ लिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब लिमिटेशन की बारी है कि कहीं तो कमी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऐसा तो नहीं होता कि भाई इसमें कोई कमी ना हो, इसकी कोई क्या कहते हैं कमजोरी ना हो। तो बिल्कुल देखो ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब लिमिटेशन थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्यों नहीं होगी। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर कोई लिमिटेशन थी तो उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसकी लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन से भी मिलती हुई होंगी। ऑलमोस्ट बहुत सारी लिमिटेशन सेम वैसी की वैसी होंगी। चलो देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। ओके, तो ये तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं करता था। एनालिसिस कौन से खेत की मूली है। तो बेटा पॉइंट इज दिस कि मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दिमाग पे लोड मत लो और यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग से पॉइंट याद रखने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलग से पॉइंट याद रखने हैं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। चीज़ों को सिंपल बनाओ, यही तो है पढ़ने का तरीका, यही तो है चीज़ों को आसान करने का तरीका। चलिए, तो ये प्राइस लेवल चेंजेस पे ध्यान नहीं देते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी मिसलीडिंग, हाँ ये नया है कि भाई ये मिसलीडिंग हो सकते हैं विदाउट नोइंग ऑफ द चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर। कि भाई हम अकाउंटिंग प्रोसीजर में चेंज करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो हम एनालिसिस तो जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं ना। तो एनालिसिस हम जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ये तो बताए कि भाई प्रोसीजर चेंज हो गया है, तभी तो मजा आएगा, तभी तो हम भाई देख पाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमें ये नहीं बता पाता कि भाई जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो चेंज हो गया, कि पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते थे, अब डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जस्ट अ स्टडी ऑफ इंटरिम रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो भाई रिपोर्ट्स आती हैं उनके बेसिस पे ही बनता है, और एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट्स, क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशन है, तो भाई रिपोर्ट्स की जो लिमिटेशन है उसके बेसिस पे ही तो बन सकता है, वहाँ पे भी तो गलती हो सकती है। ठीक, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन अलोन इज कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस वाइल नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट आर इग्नोर्ड। ये बात तो भाई हर जगह ही है जहाँ भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि भाई मॉनेटरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और नॉन मॉनेटरी चीज़ों को कहते हैं दूर चली जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, मॉनेटरी को कंसीडर और नॉन मॉनेटरी को इग्नोर। कोई एम्प्लॉय है वो दिल से काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय दिल से काम नहीं कर रहा, 8 घंटे दोनों रुक रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। ठीक, फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ ऑनगोइंग कंसेप्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है ऑनगोइंग कंसेप्ट पे, सच एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे काम करती है, उसको उसी तरीके से दिखाया जाता है, तो वो करंट पोजीशन को नहीं दिखाती है, क्योंकि फ्यूचर के प्रोविजन और फ्यूचर में पता नहीं ये हो गया वो हो गया, फ्यूचर की लायबिलिटी को आज ही कंसीडर करके बैठ जाते हैं। तो उस वजह से बेटा क्या होता है, करंट पोजीशन शो नहीं होती है ना। तो ये वाली बातें भी समझ में आ गई। पार्टीज के बारे में बात कर रहे थे, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर, तो बेटा सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएंगी, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी नाम के चैप्टर में, जिसका वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, एक बार जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई, इसी चैनल पे है। ठीक है। फाइनेंस मैनेजर है भाई, ऑब्वियसली मैनेजर है, मैनेज करने के लिए भाई इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रेड क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, रिसर्चर्स है, इन सब के बारे में बात करिए, मैनेजमेंट के बारे में बात करिए, बैंकर लेंडर जो हमें उधार देते हैं उनको भी हमें हमारा एनालिसिस देखना होगा ना, कैसे क्या कर रहे हैं भाई ये। ठीक है, लेबर यूनियंस के बारे में, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ और अदर पार्टीज़। तो इसका तो भाई कोई एंड ही नहीं है, जितना लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं, तो भाई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए ही चाहिए। ठीक, फिर अब बात करते हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मेन मुद्दे पे अब आए हैं हम। ठीक है, थ्योरी में से बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये भी मेन मुद्दा है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा ये आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये नेक्स्ट का भी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्क्वायर, ये इसी चैप्टर में, ये इसी चैप्टर में पढ़ना। कहने का मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ना वो ये सब है। आप ये मत सोचना सिर्फ यही चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, सिर्फ इस चैप्टर में हम ये 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसी से एनालिसिस कर सकते हैं। अब भाई ये चीज़ें ही इतनी बड़ी हैं, इनको अलग से हम डील कर रहे हैं अलग चैप्टर्स में। तो अभी तो हमें कंपैरेटिव और कॉमन साइज पढ़ना है, तो उसको पढ़ते हैं, और बहुत ही प्यारा सरल एकदम है ना, मतलब क्या बोलते हैं, प्यारा बच्चा वैसा वाला टॉपिक है। तो बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कि ये है क्या। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने की आर्ट है, कला है।
ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, बैलेंस शीट होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। तो भाई दो टाइम तो होने चाहिए हमारे पास, दो अलग अलग टाइम होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 और मोर ईयर यहाँ पे एक फर्म के लिए दिए होते हैं इन सच अ मैनर। कैसे करते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ये जो एनालिसिस करें, ऐसे हम प्रेजेंट करते हैं इसको इन सच अ मैनर विच हेल्प टू असेस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। इससे वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता चलता है भाई, ठीक। इट मे रिलेट टू डिफरेंट पीरियड, ये अलग अलग पीरियड से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इंट्रा फर्म बोलते हैं। और डिफरेंट फर्म, और ऐसा हो सकता है डिफरेंट फर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें कि यहाँ पे 2 कॉलम है लेकिन अलग अलग साल के लिए नहीं, अलग अलग कंपनीज की, कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, तो उन दोनों की कंपैरिजन हो जाएगा। तो हो सकता है इंट्रा फर्म के लिए कंपैरेटिव बनवा रहे हैं, हो सकता है किसके लिए बनवा रहे हैं बेटा, इंटर फर्म के लिए। तो सेम पीरियड का भी हो सकता है। आगे देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस आल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट को ही हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को ही हम डायनामिक बोलते हैं, और डायनामिक को ही हम ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, और ट्रेंड एनालिसिस को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। हो गया ना रिवाइज, आया ना दिमाग में? तो बेटा ऐसे पढ़ो, सारी चीजें एक साथ हो गई। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो भाई इसमें क्या होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, एब्सोल्यूट फिगर के बारे में बात करते हैं, 2 अलग सालों की। फिर इन दोनों एब्सोल्यूट फिगर के अंदर जो चेंज आता है उसको एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। फिर इस एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज चेंज में चेंज कर देते हैं, परसेंटेज चेंज में चेंज मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये जब ये तो 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आप साक्षात उसको देखोगे, तो वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले पढ़ तो लो। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, टू नो द नेचर ऑफ चेंज इन्फ्लुएंसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है उस चेंज के नेचर को जानना चाहते हैं हम। टू नो द वीकनेस एंड साउंडनेस, तो भाई क्या हमारी ताकत है, क्या कमजोरी है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। फोरकास्ट करना चाहते हैं, नहीं फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना चाहते हैं और प्लान करना चाहते हैं। तो इसके लिए भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं मतलब। टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो भाई SPL होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके आगे लिख दो कंपैरेटिव। एक होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के आगे लिख दो कंपैरेटिव, तो बन जाएगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव बैलेंस शीट चढ़ा, ठीक है। तो ये रहा सिंपल। अब इनको सीखना, इनके फॉर्मेट्स देखेंगे और फॉर्मेट सेम है, बस यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है और उनको करने का तरीका थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो अभी शुरू क्या करेंगे बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। और आप सिंपल सी बात है, देख लो भाई सामने है आपके सारी चीज़ें कि इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट होता है, परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, ये वो होती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही होती है, बस 2 अलग अलग साल की होती है, ठीक है। लो भाई, तो मैं आपको भाई पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो चैप्टर जाके ज़रूर देख लो। और देखो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फिर उसके बाद सारे एक्सपेंस आते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेंस आ गए तो एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से माइनस करा तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर इनकम टैक्स आ गया, मतलब इनकम टैक्स माइनस होगा, और फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो पता था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों है, तो उसके बारे में देखो यहाँ पे। अब देखो बेटा, प्रीवियस ईयर के बारे में बात करी, करंट ईयर के अमाउंट के बारे में बात करी, कि प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल इतनी थी, ठीक है, और यहाँ पे सेल इतनी थी, ओके। अब यहाँ पे चलो एक एग्जांपल, इतनी का क्या करोगे, है ना सर, एकदम थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ। तो भाई मान लो कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए थी सेल, और इधर क्या हो गया बेटा, 1.5 लाख रुपए हो गई। एब्सोल्यूट चेंज निकालो। तो भाई एब्सोल्यूट चेंज मतलब एक्चुअल में इन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, तो 50,000 आ रहा है। परसेंटेज चेंज निकालो, तो बेटा 50,000, तो ये क्या है, ये तो इंक्रीज हुआ है ना, कितना हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है। अब ये अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव चेंज है। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर को बेस बना के हम काम कर रहे हैं। तो हम प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे, तो 50,000 बटे 1 लाख इंटू 100, 50% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ बेटा, कितना हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही भाई आपको करना है, ये वाला अमाउंट माइनस और ये वाला अमाउंट दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है, और फिर बेस ईयर से यानी प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज बनाना है। बहुत क्लियर, बहुत सिंपल,
बोल रहे थे ना अभी वो 3 पॉइंट आपको थियरी में दिखा रहे थे कि एब्सोल्यूट क्या कहते हैं अमाउंट होंगे, ये रहे वो अमाउंट, फिर उसको चेंज करना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना उससे, और फिर परसेंटेज, 3 हो गई बातें। तो ऐसे ही काम करना है। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का सेम है, बस यहाँ पे जो कॉलम है ना ये सेम काम कर रहे हैं। ये तो आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, लेकिन आपको बस यहाँ पे ये 4 कॉलम एकदम ऐसे आंखों से घूर घूर के देखना है और काम करते चले जाना है। प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के यहाँ लिखना है, और इसको डिवाइड करना है, बेटा प्रीवियस ईयर के अमाउंट से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। ये दोनों अमाउंट लिए कॉलम से, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए भाई बच्चे इतना ध्यान भी नहीं देते, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ बहुत ही कम बच्चे होंगे जो यहाँ तक पढ़ भी रहे होंगे, या फिर जो यहाँ तक पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या करा होगा, फॉरवर्ड कर लिया, थ्योरी कौन पढ़ता है। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रखा भाई इन सब चीज़ों में। थियरी पढ़ लो, अकाउंटिंग ठीक हो जाएगी आपकी। जिनको लगता है ना यार अकाउंटिंग तो एकदम बस मतलब मामला ख़राब है पूरा, तो बेटा थियरी ज़रूर पढ़ना शुरू कर दो और प्रैक्टिस करते रहो। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है लेकिन थियरी ज़रूर पढ़ते रहो। ठीक, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं हमें, दीज आर द स्टेटमेंट्स इन विच अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। यहाँ पे एक एक आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल आइटम्स को हम क्या करते हैं बेटा, ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट यानी SPL ऑफ 2 और मोर ईयर्स आर रिटन, लिखे होते हैं। ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था, लिखे होते हैं जी, लिखे होते हैं। दीज आइटम्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, और इनको फिर से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में कॉमन बेस के हिसाब से। सर वहाँ पे भी परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, अलग कर क्या रहे हैं ये? चलो भाई मैं आपको बताता हूँ अलग कर क्या रहे हैं ये। देखो सुनो प्यार से, भाई आपने एक दुकान खोली, आप हलवाई हो, ठीक है, और कुछ क्या कहते हैं ऊपर लेवल के हलवाई हैं, जैसे आपने पैकेज्ड स्वीट्स देखी होंगी, हल्दीराम की आती हैं, बीकानेर की आती हैं, है ना, बीकानेर स्वीट्स। तो ये बहुत बड़ी कंपनीज है, नाम है इनका भाई। आपने अभी अभी एक कढ़ाई ली है, उसमें रसगुल्ले बन रहे हैं आपके। तो पॉइंट इज दिस कि अब अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटर फर्म कंपैरिजन की, तो आप उससे खुद को कैसे कंपेयर करोगे? आप दिन के कमाते हो 1000 रुपये, वो कमाते हैं एक दिन के 1000 करोड़ रुपए, कैसे कंपेयर करोगे? कैसे देखोगे कि वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, आपने 1000 रुपये मान लो कॉस्ट आई आपकी, 1000 की लागत आई, और आपने दिन में कमाया 1200 रुपये, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए लगाए और उनको 1100 करोड़ रुपए की सेल हुई। तो अब आप बताओ कि किसकी ग्रोथ अच्छी है? तो सर हम कैसे कंपेयर करें, वो हम हज़ारों में, वो करोड़ों में, उनका तो अलग ही गेम चल रहा है। तो बेटा कंपैरिजन तब होगा जब आप दोनों के जो अमाउंट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आप एक बार देखो कि इसको हम दोनों ही अमाउंट्स को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। सर दोनों अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हाँ। तो बेटा अगर हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो भी कॉस्ट लगाई वो 100% है, ठीक है, आपने जो कॉस्ट लगाई वो भी 100% है आपके हिसाब से, तो दोनों की कॉस्ट 100% है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने उतनी कॉस्ट लगा करके कितना कमाया बेटा, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ कमाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, 1000 करोड़ का 100 करोड़ 10% होता है, और आपने 1000 रुपये लगा करके 200 रुपये कमाए, तो आपने 20% कमाए। तो ज़्यादा बढ़िया बिजनेस कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो अल्टीमेटली हम कर ही नहीं सकते 200 रुपये को और 100 करोड़ को, नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन अगर हम देखें परसेंटेज में कन्वर्ट करके, तो आपने ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो कॉमन बेस का मतलब क्या है? कॉमन बेस का मतलब क्या है? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो और सबको ही कर दो। यहाँ पे हम क्या नहीं कर रहे, अब यहाँ पे 2 अमाउंट को माइनस करके लिख रहे हैं और उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट हमें गिवन है ना, दोनों कॉलम को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, यहाँ पे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं। आई होप आपको मैं समझा पाया कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस तरह से अलग होती है। आओ आगे बढ़ो। कंपैरिजन कैन बी इजीली मेड विद द परसेंटेज
परसेंटेज से कंपैरिजन करते हैं हम। सो कैलकुलेट विद द corresponding percentage in other periods and meaningful conclusion can be drawn। तो फिर इससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि मेरी ग्रोथ 20%, तुम्हारी ग्रोथ 10%। अब तुम चाहे करोड़ों में कमा रहे हो, चाहे मैं हजारों में कमा रहा हूँ, डजेंट मैटर। एक दिन आएगा तुम क्या ही कमाओगे जो मैं कमाऊंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेसमैन का। चलो आगे बात करें। कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल समझे? अब भाई याद कर लो, रिवीजन कर लो। जैसे मैंने भी आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया, सेम दोबारा से आप कनेक्ट करना शुरू करो पीछे से, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो फिर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे बेटा, ऐसे नहीं करते। ठीक, चलो। अ कॉमन साइज स्टेटमेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे 3 नहीं 2 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट को हम जब बैलेंस शीट देखेंगे, एसपीएल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें एब्सोल्यूट फिगर दे रखे हैं, मैंने बोला ना एब्सोल्यूट फिगर प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। फिर आपको परसेंटेज फिगर निकालना है, प्रीवियस ईयर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और करंट ईयर के अमाउंट को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बात खत्म। फिर ऑब्जेक्टिव देख लो भाई, कॉमन साइज का ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने का? टू प्रेजेंट द चेंज इन वेरियस आइटम्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज इन रिलेशन टू द टोटल बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो बेटा यहाँ पर अब देखो, हर चीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम हर चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है, परसेंटेज निकालते हैं। तो मान लो देखो, एक्स की परसेंटेज निकालनी है और वाई नीचे लिखा इंटू 100 करा, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये जो वाई है ये क्या है बेटा? टोटल है। ठीक है, तो जो भी हम जिस भी चीज़ का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वाई की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। यानी जो नीचे लिखा जाता है वो अमाउंट क्या होगा बेटा? बैलेंस शीट के केस में परसेंटेज कन्वर्ट करते वक्त वो होगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट। चाहे अब आप लायबिलिटी की बात कर लो टोटल, या फिर आप असेट की बात कर लो, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों ही ये साइड्स होते हैं और दोनों बराबर ही होते हैं। अगर आपने नहीं बनाई तो, आपने बनाई तो मैच ही नहीं हो रही। जस्ट किडिंग, यू आर, है ना, अ लेजेंड। आगे देखो, टू प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी, की जो आइटम्स हैं उसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको कैसे करेंगे? कैसे, किसके रिलेशन में? टू रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको पहले भी बताया था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम आती है। तो टोटल रिवेन्यू को 100% मत मानना, यानी उसके बेसिस पर 100% में कन्वर्ट मत करना, उसके बेसिस पे परसेंटेज में कन्वर्ट मत करना, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पे कन्वर्ट करना। सर समझ नहीं आ रहा, एक बार करके बताओ बेटा। अभी रुको जरा, फॉर्मेट आएगा समझाएंगे सब कुछ। टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट विद द टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सो दैट द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। हमें तो पता ही नहीं था इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना तुम्हें, इतनी देर से हम यही तो समझ रहे हैं, पहली बात यही सीखी थी हमने। टू प्रोवाइड अ कॉमन साइज, कॉमन बेस फॉर द कंपैरिजन। तो भाई कॉमन बेस बना रहे हैं, करोड़ों वाले को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करें, हजारों वाले को भी किस में कन्वर्ट करें? परसेंटेज में, और फिर करो कंपैरिजन, बात खत्म। ठीक, आ जाओ अब टाइप की बात। अरे भाई, कॉमन साइज एसपीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट, बस आगे ही तो नाम लगाना है, कॉमन साइज या कंपैरेटिव, बात खत्म, हमें आता है। चलो, तो अब पढ़े कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इट इज द स्टेटमेंट इन विच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज एज्यूम टू बी द इक्वल टू 100। तो हम यहाँ पे बेस क्या बना रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ठीक है, इसको हम हमेशा 100 मानेंगे। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ एसपीएल के अंदर 100 किसको मानते हैं? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। बैलेंस शीट में तो आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मजेदार चीज है। एंड अदर अमाउंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो आपकी नेट सेल है उसी के रिलेशन में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं परसेंटेज में। चलो भाई देख लो शक्ल। तो यहाँ पे भी 4 कॉलम है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे भी करंट ईयर है। अब इसका क्या करना है जरा देखो ध्यान से, प्यार से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा, मान लो बेटा यहाँ पे 1 लाख रुपए, यहाँ पे 3 लाख रुपए, करंट ईयर में बहुत कमाई करी। अदर इनकम क्या दे रखे बेटा? अदर इनकम मान लो दे रखे 30,000 रुपए, और यहाँ पे अदर इनकम दे रखी है बेटा, यहाँ पे दे रखी है मान लो 1,20,000 रुपए। टोटल क्या आ रहा है?
टोटल आ रहा है 1,30,000 रुपये, और यहाँ टोटल क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है 4,20,000 रुपये। ऐसे ही आपको पूरा एक्सपेंसेस भी दिए होंगे। हमें पता है 100% किसको लेना है, इसको, यानी जैसे बैलेंस शीट का टोटल नीचे रख रहे थे, अब हम सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखेंगे। कई बार लोगों को गलत फहमी होती है कि टोटल रेवेन्यू को हम 100% मानेंगे, 100 मानेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, मान भी मत लेना, गलती हो जाएगी। तो बेटा प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये खुद में 100% है 1,00,000 रुपए, और करंट ईयर के हिसाब से ये 3,00,000 खुद में 100% है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, इस 30,000 का परसेंटेज फॉर्म चाहिए। तो बेटा प्रीवियस ईयर के लिए माई बाप कौन, ये बेस कौन, 1,00,000। तो मैं क्या करूंगा बेटा, 30,000 बटे में 1,00,000 इंटू में 100, तो 30% आ जाएगा बेटा। तो ये प्रीवियस ईयर का जो टोटल है इसका क्या बन रहा है बेटा, 130% है। ये टोटल 130% है। टोटल का मतलब, अब देखो यहाँ पे क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि अदर इनकम बेटा, ये अदर इनकम है, ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक तरह से मान लो कि भाई ये इनकम होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है, बस हो गई है तो बस मजे करो। मेन तो आपको सेल करना है ना प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3,00,000 बटे 1,20,000 बटे 3,00,000 इंटू में 100 करूँगा मैं, ठीक है, 1,20,000 इंटू में 3,00,000 इंटू में 100, ठीक है, 4 0 4 0 0 0, 40% आ रहा है बेटा। क्या हो गया, 140 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब मान लो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, मान लो 5,000 रुपये, वैसे तो बहुत कम है, 50,000 कर लो। तो बेटा इसी को नीचे रखोगे तो 50,000 बटे 1,00,000 इंटू में 100, तो ये 50% आ जाएगा। तो आप हर चीज़ को, जो भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसी के बेसिस पे एक्सप्रेस करने वाले हैं, बस ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो भाई यहाँ पे भी सारी चीज़ें वही बताई जा रही हैं कि जो भी टोटल होगा असेट का और लाइबिलिटी का, कोई उनमें से कोई सा भी एक, उसी के बेसिस पे हम कोई भी असेट हो चाहे कोई भी लाइबिलिटी, उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 100 कौन है बेटा, टोटल ऑफ क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, या फिर टोटल ऑफ असेट्स। ओके चलो, तो बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट तो वही है, हमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट हमारा सेम है। अब जो हमने एसपीएल कॉमन साइज एसपीएल में देखा, सेम वही आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर की परसेंटेज, फिर करंट ईयर की परसेंटेज, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हम कोई माइनस माइनस करके चेंज नहीं निकाल रहे हैं, इसमें कितना चेंज आया ना, ठीक है। और ये कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपको गिवन है या फिर यहाँ पे जो गिवन है, ये टोटल दोनों सेम होंगे। जो भी अमाउंट आपको दिख रहा है उसको इससे डिवाइड करो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका परसेंटेज आ जाएगा, बस बात खत्म। देखो चीज़ें बहुत सिंपल है, अगर हम उसको सिंपल तरीके से समझना चाहें। हर चीज़ को तुम भाई कंफ्यूजिंग बनाओगे तो भाई दिक्कत तो तुम्हारे लिए होगी ना बेटा। तो इसलिए आई होप मैंने आपको ये अच्छे समझाया, तो आपको चीज़ें आसान लगी भी, और ये पूरा कहानी की तरह थियरी हो गई है, दिमाग में बैठनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। आप सोचें कि आप डेबिट साइड पे ये आता है, क्रेडिट साइड पे ये आता है, बैलेंस शीट में इस साइड पे ये आता है, उस साइड पे आता है, बेटा ऐसा रट्टा मार के तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक आपको इसके दिलों की गहराइयों से इसकी भावनाएं नहीं पता होंगी, तो फिर तो भाई लफड़े ही होंगे आपकी अकाउंटिंग में। आप कभी भी पूरी तरह से चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, थ्योरी ही बेस है आगे का, ठीक है। तो आई होप आपको भाई मज़ा आया, अच्छे से आप पढ़ पाए। और भाई अगर आपको इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके भी। और भाई आपके लिए CUET की प्रिपरेशन बहुत ही ताबड़तोड़ चल रही है ऑलरेडी। तो आपको करना क्या भाई, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए डाउनलोड करना है ऐप, और आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जा करके आप क्या करेंगे, सर्च अड्डा 24/7। जैसे ही आपने सर्च करा, ये बेटा आपको adda247.com वेबसाइट दिख जाएगी। क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, आपको CUET सिलेक्ट करना है। CUET सिलेक्ट करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं ऑब्वियसली, आप तभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। और निपुण बैच बेटा अभी बहुत ही फ्रेशली लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं आज की डेट में, ठीक, तो ये अब बैच मैं शुरू करने वाला हूँ, आप आ सकते हैं, जुड़िए हमारे साथ। कोड लगाना है क्या है बेटा, कोड लगाना है Y550। क्या लगाना है, देखो अभी आपको जो भी अमाउंट जाएगा 6559, जैसे ही आप कोड लगाएंगे ना बेटा, कौन सा, Y550,
ये याद रखना बेटा, कोई भी कोर्स खरीदना हो, कुछ भी अगर आपको अड्डा 24/7 से इनरोल करना हो तो ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा ये 6559 कम हो जाएगा, पहले इनको भगाते हैं। तो जैसे ही अप्लाई करा ये बेटा 6399 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से मिल रहा है। सारे कोड कोई भी अगर आप लगाते हैं उनमें से ये कोड लगाएंगे तो सब इस पर भी पूरे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको करना क्या है भाई, अपना प्यार बरसाना है इस पर। ठीक, प्यार बरसाएंगे कैसे बेटा, लाइक और शेयर की बारिश करके। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर देना। मैं आकर के खुद अपनी वीडियोस पे चेक करता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या फीडबैक दे रहे हैं और उस हिसाब से उनको और ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम उनको ठीक करता हूँ। और अगर कोई इम्प्रोवाइज़ करना हो तो वो भी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करता हूँ मैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई तो हो ही रही है लेकिन साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। आपको सारी तरह की अपडेट्स मिल रही हैं, आपको हर तरह की अवेयरनेस मिल रही है CUT के रिगार्डिंग। और क्योंकि ये CUT का सबसे बड़ा इंडिया का चैनल है तो यहाँ पे तो भाई सब कुछ मिलना तय है। सबसे ज़्यादा डोमेन मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्लासेस मिलेंगी। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।